तो आज हम कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो कि मतलब हमने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। ठीक, पहले यूपी कांस्टेबल जो पुलिस भर्ती था उसमें जो पेपर रहा है हिंदी का, तो हिंदी के लगभग कितने क्वेश्चन 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से 2-3 पेपर से कुछ क्वेश्चन उठाए जो हमने पढ़ चुके हैं पहली वर्णमाला, मतलब पहली यूनिट से वर्णमाला से। तो पहले ही दिन हमने पढ़ा था भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर अथवा वर्ण। क्या होगा? बिल्कुल वर्ण हो जाएगा। अच्छा, इसकी जगह यदि ये पूछ लेता भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यदि ये जुड़ जाता तो क्या हो जाता फिर? बिल्कुल, फिर शब्द हो जाता, फिर वर्ण ना रह जाता। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, जिसके जो सही होते जा रहे हैं ना, एक एक गोला लगाते जाइएगा, बाद में ये पता चले किसका कितना सही। 25 क्वेश्चन है, 25 में से किसके कितने सही हैं। ठीक, जिसको आ रहा है वो अपना टिक कर ले, जिसको नहीं आ रहा है वो क्रॉस कर दे। वर्णमाला कहते हैं बिल्कुल शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यही सार्वभौमिक परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित है ना, सबसे पहले स्वर हैं, फिर अयोगवाह आते हैं, फिर सारे व्यंजन आते हैं, व्यंजनों में भी सबसे पहले स्पर्श संज्ञक आते हैं। इस तरह से पूरी एक व्यवस्था है ना। फिर संयुक्त वर्ण आते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? अच्छा, कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? काका हो गया। अच्छा बताइए, या और रा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? अंतस्थ तो हैं, लेकिन या का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए सचिन। या का उच्चारण स्थान देखे थे ना, ईचू यशानाम तालु, ई चू य और शा, ई चवर्ग या और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या था? इनका उच्चारण स्थान था तालु, है ना। चा और जा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? क्या हो जाए? तालु ही हो जाएगा। बिल्कुल, चवर्ग के अंतर्गत आते हैं ना, चा और छा जा चवर्ग के अंतर्गत आते हैं, है ना। अच्छा, टाणा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। बिल्कुल, लिखे हैं ना आप लोग, चार्ट बनाए हैं ना। हाँ, तो इसको देखिए, बार बार जब अभ्यास करेंगे तो अपने आप आने लग जाएगा, है ना। अच्छा, कंठ ध्वनियां और किस किस की हैं, मतलब कंठ उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का है? ठीक है, कवर्ग हो गया, और आ हो गया, और हा हो गया, ठीक है, और विसर्ग। बिल्कुल, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है ना। कवर्ग से कंठ भी आता है, कंठ में भी का है, कवर्ग में भी का है। तो इससे आप एक सादृश्य ले लीजिएगा। उसके बाद विसर्ग हो गया। आप उच्चारण नॉर्मली कर लीजिए। हाँ, इस बार जो यूपीपीसीएस का जो पेपर था, यूपीपीएससी का ड्यूटी हमारी लगी थी, हिंदी का जो पेपर था उसमें पूछा गया था विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ये क्वेश्चन आया था। आप लोगों ने अगर किसी ने दिया हो यूपीपीसीएस का पेपर, तो उसमें हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विसर्ग का उच्चारण स्थान। ठीक, नेक्स्ट। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मतलब क्या है? मूर्धा उच्चारण स्थान किन वर्णों का है? मूर्धा उच्चारण स्थान किन वर्णों का है? डा और ढा। अच्छा, और किन किन वर्णों का मूर्धा उच्चारण स्थान होता है? हाँ, टवर्ग का हो जाएगा, और री का हो जाएगा, और किसका होगा? किसका? शा का होगा, ठीक है। और एक वर्ण और है, रा। बिल्कुल, रस्सी वाला रा, है ना। इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। ये मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। मैंने चार्ट बनाया है, अगर किसी ने ना बनाया हो तो आपको मिल जाएगा, दे दीजिएगा, है ना। तो री हो गया, टवर्ग हो गया, रा हो गया, शा हो गया। अच्छा, ये बताइए गा और घा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? क्यों है? कवर्ग के अंतर्गत आते हैं ना, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। और इसका तालु चवर्ग, अभी देखा था हमने, नाम तालु चवर्ग का, ई का, या का और शा का तालु होता है। पा और फा बोल के नॉर्मली देख लीजिए, ओष्ठ, पा और फा,
सबसे ज्यादा सक्रिय क्या हो रहे हैं आपके, ओठ हो रहे हैं, तो इसका ओठ हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। पहला ऑप्शन आ का ग था ध फा और भा, इसके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा था कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, है ना, तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, स्वरों के अंतर्गत तो आ भी आते हैं ना, तो ये भी अल्प प्राण है। और अल्प प्राण किन वर्णों का होता है, वर्ग के पहले, तीसरे और, तो पहला वर्ण तो मिल गया आपको का है, और तीसरा का खा गा, तीसरा ये मिल गया, गा मिल गया, तो इनका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। अच्छा था और धा का क्या है, पहले आप देखना किस वर्ग में आते हैं, था और धा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, हाँ तवर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब तवर्ग में था किस नंबर पे आता है, ता था दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो हमने लिखा था कि महाप्राण होते हैं वर्ग का दूसरा और चौथा, तो आपका ये जो था है वो महाप्राण हो जाएगा। धा किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, ता था द धा चौथे नंबर पे, इसका भी महाप्राण हो जाएगा। और फा और भा इनका भी महाप्राण हो जाएगा। पवर्ग का फा दूसरे नंबर का है, प फा, और ब भा, भा है चौथे नंबर का, ठीक। इन दोनों का महाप्राण, इन दोनों का महाप्राण, आ का अल्प प्राण, चूंकि समस्त स्वर अल्प प्राणीय होते हैं और वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, इसलिए का और गा अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक के मतलब नासिका उच्चारण स्थान किसका है, हाँ बिल्कुल, किसका है नासिक। प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा वीडियो रुक गया था, आवाज तो उसमें आ रही है, इसलिए जहां से रुका था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ 5-7 क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन था, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक के मतलब होता है जिसका उच्चारण स्थान नासिका है। ऐसे 5 व्यंजन हैं, ठीक, इया, मा, अंगा, णा और ना। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो नासिक व्यंजन कहलाता है। अब इनमें से देखिए कौन सा है, तो हमें इया मिल गया, चवर्ग का 5वां वर्ण, चा छा जा झा इया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, है ना, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, तो नासिक हैं क्या, इनका उच्चारण स्थान नासिका है, नहीं, मूर्धा भी नहीं है, ओष्ठ भी नहीं है, ठीक। ओष्ठ किन किन का होता है, तो पवर्ग का होता है, उ का होता है ओष्ठ, मूर्धा होता है री का, टवर्ग का, रा का और शा का, इनका होता है मूर्धन्य। और नासिका आपने देख ही लिया, वर्ग का प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक कहलाता है। तो आपका ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य, ए दयितो कंठ तालु, है ना, ए का और ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। कैसे पता चले, देखिए इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे ए जो बना है वो 2 वर्णों से मिलकर बना है, कौन कौन से, ये बना है आ प्लस ई, ठीक, बराबर ए। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का क्या है तालु, तो दोनों को मिला के इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। उसी तरह से ऐ भी देखिए, आ प्लस ए बराबर ऐ होता है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए भी 2 वर्णों से मिलकर बना ही, अभी देखा था हमने आ और ई, तो आ का कंठ, ई का तालु, तो कंठ तालु करके इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। देखिए मैंने बताया था अयोगवाह किसे कहते हैं, आ प्लस योग प्लस वाह, है ना, आ के योग के साथ जिनका वहन होता है, आ के साथ जिनका वहन होता है वो वर्ण कौन से हैं, अम और अह, ठीक।
अच्छा, ये स्वरों के अंतर्गत क्यों नहीं आते? क्योंकि स्वरों की परिभाषा थी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो अम आह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या? नहीं बोले जाते हैं। क्योंकि जैसे आप लिखते हैं रामम अथवा रामः, तो इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है? माँ है। माँ में भी क्या है? आ छिपा हुआ है। तो जो विसर्ग है वो आ के सहारे बोला जा रहा है, इसलिए इसको स्वरों के अंतर्गत बहुत विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहते हैं? अम और आह को। बाकी ये मूल स्वरों में आ जाएंगे। मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं, आ, ई, उ और री, है ना। ये 4 वर्ण मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व मतलब जिसका 2 बार प्रयोग किया गया है। तो दिख रहा है आपको दिल्ली, इसमें व्यंजन के बाद तुरंत स्वर ना आके व्यंजन ही आ गया है ना। जैसे अलग अलग आप करेंगे दिल्ली को, तो सबसे पहले दा है, फिर छोटा ई है, फिर ला है, फिर ला है ना, और फिर बड़ी ई है। तो यहां देखिए, व्यंजन के बाद तुरंत व्यंजन जहां पर आता है वहां पर द्वित्व होता है, उसे द्वित्व कहा जाता है। तो किस में है ऐसा? दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, श, शा, स, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इनको क्या कहा जाता है? तो आया है शल ऊष्माण। शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को कहते हैं ऊष्म, और इन्हीं की क्या होती है? संघर्ष संज्ञा होती है, संघर्षी भी कहा जाता है ना। ऊष्म संज्ञक जो वर्ण है शा, शा, सा और हा, इन्हीं की क्या होती है? संघर्षी संज्ञा भी होती है, इन्हीं को संघर्ष वर्ण भी कहा जाता है। अच्छा, स्पर्श संघर्षी किन्हें कहा जाता है? तो स्पर्श संज्ञा किनकी होती है? स्पर्श संज्ञा होती है का से लेकर मा तक के वर्णों की, है ना। स्पर्श संज्ञा हो गई का से लेकर मा तक के वर्णों की, और उसी में कुछ विद्वानों के अनुसार जो चवर्ग है उसको स्पर्श संघर्षी माना गया है ना। तो यदि कहीं पूछे, इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि स्पर्श संघर्षी जैसे ये सुनाई देता है, स्पर्श पहले सुनाई दे रहा है तो हमें का से मा तक का ही भान होता है हमारे दिमाग में, संघर्षी पे हमारा माइंड नहीं जाता है। ठीक, तो शा, सा, साहा कौन से वर्ण है? संघर्ष युक्त वर्ण है, संघर्षी वर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इसमें नीचे बिंदी है और इसमें भी नीचे बिंदी है। यह जो शब्द हैं वह उर्दू भाषा में इस्तेमाल होते हैं, और यह अरबी और फारसी लैंग्वेज से आए हुए हैं। हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों के अंतर्गत आते हैं, ठीक, विकसित वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे बिंदी है, ये विशेष ध्यान रखना है। बाकी ये स्वर हो गए, ये स्वर है और ये व्यंजन हो गया ऊष्म संज्ञक। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अब घोष वर्ण किसे कहते हैं? सघोष, है ना। घोष मतलब क्या होता है? सघोष, घोष के सहित, है ना। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, है ना, सघोष कहलाता है। तो देखते हैं हम, ये कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का है, का, खा, ये कट जाएगा। प्रथम और द्वितीय ये होते हैं अघोष, है ना, और 3, 4 और 5, एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ण हो गया अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वर्ण होता है आपका सघोष, है ना। देखिए, ये कट गया। इसके बाद चवर का ये पहला वर्ण है, ये भी कट जाएगा, प्रथम वर्ण है ना। टा, ठा, ये दूसरा वर्ण है, ये भी कट जाएगा। कौन सा बचा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मा, क्योंकि ये पवर्ग का पांचवा वर्ण है, इसलिए ये सघोष हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है कौन सा अमानक वर्ण है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इस तरह से है ना। तो अमानक मतलब होता है जो वर्णमाला में जिसका ग्रहण ना किया गया हो, है ना। तो
खा का ग्रहण है व्यंजन में, धा का है, फा का है, इस तरह की आकृति वाला जो वर्ण होता है उसका ग्रहण वर्णमाला में नहीं किया गया है, इसलिए इसे अमानक कहा गया है। तो ऑप्शन इसका ये वाला सही हो जाएगा, डी, है ना। 13वें इतना ही था क्या सर? 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। सघोष होते हैं, उनको बोलने में स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होता है। ठीक, समस्त स्वर अल्पप्राण होते हैं, समस्त स्वर सघोष होते हैं। ये कोट कर लीजिएगा, समस्त स्वर अल्पप्राणीय होते हैं और समस्त स्वर सघोष होते हैं। अगला, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक मतलब जिसका प्रयोग नहीं होता है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर इस तरह का कुछ था, इस तरह का वर्ण आपने देखा होगा, एक इस तरह का बनता है, इस तरह का वर्ण बनता है, वो आपको ब्राह्मी लिपि, पुरानी लिपियों में देखने को मिलता है। आप बहुत पुरानी बुक देखेंगे तो इस तरह का वर्ण आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक पहले आ बना करता था, इस तरह का देखा होगा आपने, इस तरह से कुछ बनता था, आ ऐसे कुछ बनता था, ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अमानक वर्ण मतलब जो वर्तमान की वर्णमाला में जिसका ग्रहण न किया गया हो, है ना, उसको हम अमानक कहते हैं। तो ये हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक था ये भी, इसका ये हो जाएगा ऑप्शन सही। आगे, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? अच्छा, ये भी यहां पर बिंदी रख दीजिए, है ना। क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? ये ध्यान देना है विशेष, जहां पर नीचे बिंदी लगी हो, है ना, वो कहां से आता है? अरबी और फारसी से। ये आपको उर्दू में ही देखने को मिलेंगे, है ना, इस तरह के वर्ण। संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की अथवा दक्षिणी भाषाओं की। सही क्या हो जाएगा? अरबी फारसी। उर्दू कहां से आई है? जिस तरह से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका विकास किन भाषाओं से हुआ है? अंग्रेजी जो भाषा है उस भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? मान लीजिए हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है, इंग्लिश का? अच्छा, इंग्लिश की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? और इंग्लिश की क्या है? अरे इंग्लिश पढ़ते हैं भाई आप, कितने साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिपि नहीं पता है? रोमन लिपि। क्या है? रोमन लिपि है वो, है ना। अच्छा, हाँ, इंग्लिश आई है आपकी लैटिन भाषा से, है ना। लैटिन भाषा से उसका विकास हुआ है, जिस तरह से हिंदी का संस्कृत भाषा से विकास हुआ है उसी तरह से इंग्लिश का लैटिन से आया है। अब मान लीजिए शेक्सपियर का जो इंग्लिश था और आज का जो इंग्लिश है, जमीन और आसमान का फर्क है उसमें। आज के बहुत अंग्रेजी के बहुत बड़े बड़े विद्वान भी शेक्सपियर को समझने में डिक्शनरियां खोजते हैं, समझ रहे हैं आप, इतना ज्यादा परिवर्तन होता है। चलिए आगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या। अब इसमें भी ये कंफ्यूजन हो जाता है ना, कभी कभी 33 अगर लिखा हो तो 33 तो व्यंजन होते हैं, है ना। मान लीजिए अगर उनको छोड़ दिया जाए, संयुक्त वर्णों को छोड़ दिया जाए, द्विगुणित को छोड़ दिया जाए, तो कितने वर्ण होते हैं? टोटल 33 होते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए यहां पर अगर 3-3 लिखा होता, तो होता है एग्जाम देते टाइम ये सब चीजें हुआ करती हैं, क्योंकि हम एग्जाम दिए हैं ना, पता है, तो तुरंत ही हमारा माइंड जाता है 33 पे लगा देते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें और कुछ जो शब्द होते हैं, जैसे नहीं होता है, नहीं को अंडरलाइन कर दें तुरंत ही, है ना। क्योंकि जो निषेधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा गलतियां उसी में होती हैं। पूछा नहीं है और हमने है पे कर दिया, है ना। जैसे क्वेश्चन आया निम्नलिखित में स्पर्श संज्ञक वर्ण नहीं है, नहीं हमने देखा ही नहीं, और जो स्पर्श संज्ञक वर्ण है उस पर हमने क्लिक कर दिया, ये चीजें होती हैं। तो कितना है? 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अच्छा, एक बार काउंट कर लें, कितने हैं आपके? 11 स्वर हो गए, है ना, 2 अयोगवाह हो गए, इसके बाद आपके स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। इसके बाद
हाँ, अंतस्थ वर्ण कितने हो गए? अंतस्थ हो गए 4। ऊष्मी कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद आपका संयुक्त वर्ण कितने हो गए? संयुक्त वर्ण हो गए 4। और उपक्षिप्त जो वर्ण है 2, है ना, द्विगुणित जिनको कहा जाता है, द्विगुणित, वो हो गए आपके 2। जोड़ लीजिए, है ना, टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 52, 52 आ जाएगी आपकी। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है ना? ठीक है, आगे अगला। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये मिस्टेक है टाइपिंग का, इसको हटाइए, अलग कीजिए, गलत क्वेश्चन है ये। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? किन वर्णों के संयोग से बना है? अभी हमने देखा था कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, उसमें क्ष, त्रा, या और एक श्रा भी होता है ना, श्री वाला जो श्रा होता है। तो क्ष किन वर्णों से मिलकर बना है? का और किससे? छतरी वाला छा ना, छतरी वाला छा किन वर्णों से मिलकर बना है भैया? क्षा, बिल्कुल, इन वर्णों से मिलकर बना है क्ष। त्रा, इसमें तो स्पष्ट उच्चारण है, ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा, जा और यहां से मिलकर बना है। और शा, शा और र वर्ण से मिलकर बना है। ठीक, श्रा। तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जा और इया। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जी सर, हाँ भैया बताइए, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण बताइए। हाँ, अघोष वर्ण, अघोष लिखा है, जो घोष ना हो। अभी बताया था मैंने, समस्त स्वर किस में आते हैं? घोष में आते हैं, सघोष में आते हैं, है ना। तो यहां सघोष तो पूछा नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कट। जा है क्या? जा है क्या? अघोष नहीं है, क्योंकि अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहला और दूसरा, तो ये तीसरे नंबर का आता है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल। क्या होगा? सा होगा, एकदम करेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपके होते हैं तीनों सा अघोष में आते हैं, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों शा, ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। चलिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बता देंगे नॉर्मली, कंठ है। क्यों है कंठ? क्योंकि कवर के अंतर्गत आता है। ठीक है सर, 20 ही रहने दें क्या? ठीक है, किसके कितने सही हुए कुछ पता है? कोई किया है?